और एक बड़ी खबर आपको बता दें रशिया से, जहां के दागिस्तान में एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल यहां पर हेलीकॉप्टर निर्माणाधीन गेस्ट हाउस पर गिर गया। हेलीकॉप्टर हादसे में 5 लोगों की मौत की जानकारी है। कैस्पियन सागर के किनारे मौजूद है दागिस्तान, जहां पर यह हादसे का वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में 5 लोगों की मौत की जानकारी है। अनियंत्रित होकर ये जो हेलीकॉप्टर है वो एक निर्माणाधीन गेस्ट हाउस पर जा गिरा और इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। पहले ये एक चट्टान से, एक बड़े पत्थर से टकराता है और उसके बाद इसका पीछे का जो हिस्सा है, जो टेल एरिया है, वो टूट जाता है और इसी वजह से अनियंत्रित ये पूरा हेलीकॉप्टर हुआ और सीधा जाकर ये गेस्ट हाउस पर गिर गया। 5 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। हालांकि यहां पर जो पायलट है उसकी तरफ से काफी कोशिश की गई। हेलीकॉप्टर चला रहा व्यक्ति एक कोशिश कर रहा है कि इसको सेफ लैंडिंग करा सके, लेकिन उसमें ये नाकामयाब होता है और सीधे ये पहले समुद्र से नीचे लहरों में टकराता है और फिर जाकर सीधा निर्माणाधीन गेस्ट हाउस में गिर गया। हेलीकॉप्टर क्रैश की ये भयानक तस्वीरें सामने आई है। उसके पहले का ये पूरा मंजर कैसे अनियंत्रित हुआ, कैसे पहले एक बड़े पत्थर से टकराया और हेलीकॉप्टर की जो टेल है वो यहां पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होती हुई नजर आती है। हालांकि इसके बाद कोशिश की गई कि इसको कैसे भी पत्थर पर या फिर पानी में नीचे लैंड कराया जा सके, लेकिन उसमें पायलट को नाकामयाबी हासिल हुई। कैस्पियन सागर के किनारे ये जो एरिया है दागिस्तान वो मौजूद है और इसके बाद ये जो हेलीकॉप्टर है वो एक निर्माणाधीन गेस्ट हाउस पर गिरा। 5 लोगों की मौत की जानकारी। हेलीकॉप्टर हादसे से ठीक पहले का एक वीडियो सामने आया है। ऐसा लगता है पायलट समंदर किनारे के पत्थर पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। इस दौरान हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा पत्थर से टकराने की वजह से टूट जाता है, जिसके बाद पायलट हेलीकॉप्टर को पानी में लैंड कराने की कोशिश करता है। लैंडिंग फेल होने पर टूटे हुए टेल के साथ हेलीकॉप्टर ऊपर उठता है और घूमने लगता है। इस दौरान पायलट लगातार सेफ लैंडिंग की कोशिश करता रहा, लेकिन हेलीकॉप्टर एक रिजॉर्ट परिसर के गेस्ट हाउस पर जा गिरा। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। रूस की संघीय विमानन एजेंसी ने इस दुर्घटना को आपदा घोषित किया है और कहा है कि वह इसकी आधिकारिक जांच करेगी। KA-226 एक 2 इंजन वाला रूसी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जो 7 यात्रियों को ले जा सकता है। तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत की जानकारी है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरी। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि ड्राइवर को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हादसा केदारनाथ हाईवे पर भीरी के पास हुआ। मैक्स गाड़ी में 6 लोग सवार थे, जिनमें 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और चारों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक मैक्स गाड़ी में सवार सभी लोग मक्कू मठ से रुद्रप्रयाग की ओर जा रहे थे। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। बिहार में आज गृह मंत्री अमित शाह की 2 जनसभाएं होंगी। सासाराम और अरवल में जनता को करेंगे संबोधित। महागठबंधन पर करेंगे जोरदार प्रहार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज बिहार में 2 चुनावी रैलियां होंगी। औरंगाबाद और रोहतास में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में मांगेंगे वोट। बिहार में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी भरेंगे हुंकार। अररिया, सुपौल और मधुबनी में 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। और बिहार चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन आज महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी की आज 2 रैलियां होंगी। किशनगंज और पूर्णिया में जनसभाएं करेंगे राहुल गांधी। यूपी के एटा में पूर्व नगरपालिका परिषद सभासद हामिद अली की लाश मिली है। मृतक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा में प्रेम प्रसंग को लेकर फायरिंग का मामला सामने आया है। सनकी लड़के ने युवती के भाई पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से घायल हुआ युवक। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। गाजियाबाद पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। हत्या के मामले में आरोपी 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। पुलिस की गोली से एक बदमाश हुआ घायल। 27 अक्टूबर को दोनों ने अनिल नाम के युवक की हत्या की थी।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पकड़े गए 2 तस्कर। आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में नशीली दवाइयां मिली हैं। गुजरात से तस्करी का छत्तीसगढ़ लाई गई थी नशे की खेप। और बिहार के जमुई में पकड़ी गई हथियारों की अवैध फैक्ट्री। एक मकान के अंदर तैयार किए जा रहे थे अवैध हथियार। मौके से 7 तमंचे, रिवॉल्वर और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद। तेजस्वी यादव की आज ताबड़तोड़ जनसभाएं होंगी। 5 जिलों में करेंगे 16 चुनावी रैलियां। एनडीए पर बोलेंगे तीखा हमला। बिहार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। 36 साल के हुए तेजस्वी। पटना में आरजेडी ऑफिस में काटा जाएगा केक। बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी की आज धुआंधार रैलियां। 8 जनसभाओं को करेंगे सम्राट चौधरी संबोधित। वारिसलीगंज विधानसभा में रोड शो भी करेंगे और महागठबंधन पर तीखा प्रहार बोलेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच तेज प्रताप यादव को मिली वाई+ सिक्योरिटी। गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला। तेज प्रताप की सुरक्षा में तैनात होगी सीआरपीएफ की टीम। और आरजेडी सांसद मनोज झा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिखा है लेटर। बिहार में ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध किया है। स्ट्रांग रूम में बिजली सप्लाई बाधित होने की खबरों का हवाला दिया। और आइए न्यूज एट 7 में अब बात करते झारखंड की, जहां के धनबाद में बीसीसीएल के बंद खदान में अचानक से आग भड़क उठी, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप का माहौल बन गया। आग की ऊंची लपटें और आसमान छूता धुएं का ये गुबार देखकर लग रहा है कि मानो कोई ज्वालामुखी फटा हो। जहां आग लगी है वो इलाका कतरी नदी के किनारे का है और आसपास घनी आबादी है, जिससे वहां रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले कई दिनों से जमीन के अंदर कोयला परतों में आग सुलग रही थी, लेकिन अब ये आग तेजी से फैल रही है। लगातार निकल रहे जहरीले धुएं से उनका जीना भी मुहाल हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बीसीसीएल प्रबंधन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अगर आग पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो नदी किनारे बसी बस्तियां खतरे में पड़ सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक कार में अचानक से भीषण आग लग गई, जिससे ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। हादसा दिल्ली रोड पर हुआ। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक है। महज कुछ ही देर में आग ने कार को अपनी चपेट में ले लिया और गाड़ी धू धू कर जलने लगी, जिससे मौके पर आग की ऊंची लपटें उठने लगी और आसमान में धुएं का गुबार भी छा गया। हादसे से मौके पर अफरा तफरी मच गई और कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी थम गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग का गोला बन चुकी कार पर पानी की बौछार कर उस पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। कार में आग कैसे लगी, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर हम बता दें, बेंगलुरु में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि भारत में कोई अहिंदू नहीं है, सभी एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। देश की मूल संस्कृति हिंदू है। और साथ ही मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू होने का मतलब भारत के लिए जिम्मेदार होना। सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र है। साथ ही मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म की प्रगति भारत की प्रगति है। संघ प्रमुख मोहन भागवत संघ की 100 वर्ष की यात्रा नए क्षितिज विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। I find Christians and Muslims who tell me their gotra. They have preserved those memories. So nobody is a Hindu. Every Hindu must realize he is a Hindu. That is why organization of Hindu society and that is why Bharat Hindu राष्ट्र है। भागवत ने कहा कि आरएसएस का लक्ष्य हिंदू समाज को सत्ता के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के गौरव के लिए संगठित करना है। सनातन धर्म इज हिंदू राष्ट्र एंड उत्थान ऑफ सनातन धर्म मीन्स उत्थान ऑफ भारतवर्ष। भागवत ने कहा कि शताब्दी वर्ष में आरएसएस अपने काम को हर गांव और समाज के हर तबके, सभी जातियों और वर्गों तक पहुंचाना चाहता है। बात कर लेते हैं अब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की, जहां पर ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। यहां पर 15 से ज्यादा जगहों से लाउड स्पीकर उतरवाए गए। अधिकारियों के अनुसार अगले 3 दिनों तक यह अभियान जारी रहेगा। पुलिस ने तय सीमा से ज्यादा आवाज करने वालों पर कार्रवाई करते हुए 15 जगहों से लाउड स्पीकर उतरवा लिए और ये लाउड स्पीकर आवाज की तय सीमा का उल्लंघन करते हुए लगाए गए थे। अभी ये कार्रवाई सिविल लाइन और कोतवाली नगर क्षेत्र इलाके में की गई है। सारे सार्वजनिक स्थानों व धार्मिक स्थलों पे जहाँ पे
लाउड स्पीकर की ध्वनि मानक से ज़्यादा है, उन हर जगह से लाउड स्पीकरों को हटाया जा रहा है। ये अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान अभी तक सिविल लाइंस क्षेत्र और कोतवाली नगर क्षेत्र में 15 से ज़्यादा ऐसे स्थानों से लाउड स्पीकर को हटाया गया है। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई आवाज की निर्धारित सीमा का पालन कराने और ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए की जा रही है। अभी तक 15 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं और आने वाले दिनों में भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से मिल रही है, जहां पर दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ साथ हवा में प्रदूषण का स्तर अब बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा में प्रदूषण का जो स्तर है काफी गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। अलीपुर, आनंद विहार, बवाना, बुराड़ी और चांदनी चौक समेत ऐसे कई इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिनों तक लोगों को प्रदूषण से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही स्मॉग का भी सामना लोगों को करना पड़ेगा। स्मॉग धुआं होता है जो वायु प्रदूषण की वजह से बनता है और इस वजह से विजिबिलिटी भी यानी कि दूर तक दिखना कम हो जाता है। विजिबिलिटी भी आज सुबह से कम देखने को मिल रही है। AQI 400 के पार अलग अलग इलाकों में दर्ज किया गया। सर्दियां शुरू होते ही देश की राजधानी दिल्ली की आबो हवा जहरीली हवा में तब्दील हो जाती है और अब दिल्लियों में सर्दियों ने आखिरकार दस्तक दे ही दी है। ये मौसम विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय जिस समय आप ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, खबर दिखा रहे हैं आपको, तो दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो 16.8 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली के कई जो AQI स्टेशंस हैं वो एकदम रेड जोन में चले गए, जिसके चलते दिल्ली की जो आबो हवा है वो फिर से जहरीली हो गई। एक बार ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, ये CPCB का डाटा है, यानी केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से ये ऑफिशियल डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओवरऑल AQI देखेंगे, यानी वायु गुणवत्ता दिल्ली की 380 से ऊपर पहुंच गई है, 383 के आसपास देख रहे हैं आप, जो कि रेड जोन में आता है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि दिल्ली के कई जो अलग अलग इलाके हैं इस समय 400 से ज़्यादा वहां पर AQI दर्ज किया जा रहा है। ये देखिए, जैसा कि अलीपुर आप देखेंगे, अलीपुर में जो AQI मापा गया है वो 419 है। ऐसे ही आनंद विहार में 412 है, बवाना में 432 AQI हो चुका है, यानी बवाना की हवा में पूरी तरीके से जहर घुल चुका है। आप तरीके से दिल्ली के अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 39 स्टेशंस में से ज़्यादातर जो स्टेशंस हैं वो रेड कैटेगरी में गए हुए हैं, जिसके चलते दिल्ली में जो आबो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। देखिए, इसी कड़ी में हमारी मौजूदगी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर है। सामने है राष्ट्रपति भवन। अमूमन आप आएंगे तो आपको क्लियर राष्ट्रपति भवन दिखेगा, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में ठंड बढ़ी है, जिस तरीके से ये जो AQI लेवल बढ़ा है, वायु गुणवत्ता ख़राब हुई है दिल्ली की, उसकी वजह से एक सफ़ेद धुंध की चादर हमें दिल्ली के आबो हवा में घुलती हुई दिखाई दे रही है। पूरी तरीके से विजिबिलिटी क्लियर नहीं है और अगर हम मौसम विभाग की बात माने तो आने वाले दिनों में दिल्ली का टेम्परेचर और नीचे जाएगा, जिससे लोगों को और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और विजिबिलिटी भी काफ़ी बेहद ही कम हो सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। बिहार में दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज शाम 5 बजे बिहार में चुनावी शोर थम जाएगा। चुनाव प्रचार का सिलसिला खत्म हो जाएगा। 11 नवंबर को 20 जिलों में वोटिंग होगी और ऐसे में 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी। तो बिहार में देखिए 14 नवंबर को नतीजे आने हैं। 11 तारीख को यानी कि 11 नवंबर को दूसरे चरण का जो मतदान है वो होना है। उसके लिए आज शाम 5 बजे तक प्रचार धुआंधार करते हुए दिग्गज नजर आएंगे। तो बिहार में दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम को आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज सासाराम और अरवल में चुनावी रैलियां करेंगे, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह औरंगाबाद और रोहतास में रैलियां करेंगे, जबकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अररिया, सुपौल, मधुबनी में हुंकार भरेंगे। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्वी चंपारण, मधुबनी और बांका में चुनावी रैलियां करेंगे। साथ ही साथ आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और अपने जन्मदिवस के दिन 5 जिलों में 16 रैलियां करेंगे तेजस्वी यादव, जबकि राहुल गांधी किशनगंज और पूर्णिया में आज हुंकार भरेंगे। और आज शाम 5 बजे जो चुनावी शोर है वो थम जाएगा और 11 नवंबर को दूसरे चरण का जो मतदान है वो बिहार में होगा। देखिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक और जानकारी आपको दे दें कि अभी वीवीपैट पर्ची मिलने का जो मामला है वो शांत नहीं हुआ था। इधर आरजेडी ने चुनाव आयोग पर एक और बम फोड़ दिया है।
दरअसल आरजेडी ने दावा किया है कि समस्तीपुर के स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी आधे घंटे तक बंद रहा। देखिए कैमरा 5 मिनट से बंद है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिखाई दिया कि स्ट्रांग रूम की निगरानी करने वाले मॉनिटर करीब आधे घंटे तक बंद रहे। हालांकि वहां पर मौजूद कर्मचारियों का कहना है कि बैटरी डाउन हो गई थी, लिहाजा बिजली कट गई। यही कारण हुआ था, चेंज करना है ना, बैटरी डाउन है तो तुम्हारा जनरेटर होगा ना यही नहीं, आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल से समस्तीपुर की मोहिउद्दीन नगर विधानसभा के स्ट्रांग रूम का वीडियो भी जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि कुछ संदिग्ध स्ट्रांग रूम के अंदर घुस रहे हैं। आरजेडी ने चुनाव आयोग से पूछा है कि ये संदिग्ध कौन लोग थे और क्या कर रहे थे। फिलहाल वीडियो आने पर आने वाले दिनों पर सियासत और गर्मा सकती है। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान समस्तीपुर से बड़ी खबर सामने आई। दरअसल समस्तीपुर में बड़ी संख्या में चुनाव चिन्ह वाली पर्ची बरामद की गई है। ये पर्ची सरायरंजन विधानसभा के शीतलपट्टी गांव के पास मिली है। 6 नवंबर को इस विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई थी। अब शनिवार सुबह शीतलपट्टी गांव में वीवीपैट की पर्चियां मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे जिला अधिकारी ने जांच का आदेश दिया है। वहीं आरजेडी ने ट्वीट कर पूछा है कि आखिर कब, कैसे और क्यों और किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया है। क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि ये पर्चियां वीवीपैट स्लिप्स मॉक पोल की हैं, लिहाजा गड़बड़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, चुनावी माहौल से तीखी हो चली बिहार की सियासत की कुछ चटपटी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पटना के एक चौराहे पर बीजेपी के कई दिग्गज नेता चुनावी भागदौड़ से फुर्सत निकालकर गोलगप्पे का स्वाद चखते नजर आए। गोलगप्पे वाले ने स्मृति ईरानी को बताया कि पानी तीखा है। इस पर स्मृति ईरानी ने कहा, मीठा खिलाइए। जैसे ही स्मृति ईरानी को पता लगा कि गोलगप्पे वाला मध्य प्रदेश का रहने वाला है, तो इस बार स्मृति ने बघेल जी कहकर नेताओं को मीठा गोलगप्पा खिलाने को कहा। स्मृति ईरानी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख और प्रवक्ता दानिश इकबाल भी मौजूद थे और सभी ने बारी बारी से गोलगप्पों का स्वाद लिया। बहरहाल पटना की सड़क पर बीजेपी नेताओं का गोलगप्पे खाने वाला अंदाज वायरल हो रहा है। वहीं बिहार चुनाव में दूसरे चरण के चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और अभिनेता रवि किशन ने मधुबनी में एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। मंच पर घूम घूम कर रवि किशन ने न सिर्फ एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की अपील की, बल्कि महादेव का भजन भी गाकर सुनाया। इसके बाद रवि किशन ने देशभक्ति के गाने गाकर राष्ट्र प्रेम की अलख जगाने की कोशिश की। रवि किशन ने जनता से वादा लिया कि वो बिहार में दोबारा जंगल राज की वापसी नहीं होने देंगे। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार अब अपने अंतिम दौर में है और इस चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। तेजस्वी ने बिहार के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जिलों में 18 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया और एनडीए पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं नवादा की एक जनसभा में तो तेजस्वी ने पीएम मोदी को बाहरी बताकर निशाना साधा है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि उन्हें रोकने के लिए पीएम मोदी ने 30-30 हेलीकॉप्टर पीछे लगाए हैं। आप लोग तो देख ही रहे हैं कि अपने हेलीकॉप्टर को 73 बना दिए। हमारे एक हेलीकॉप्टर को रोकने के लिए मोदी जी 30-30 हेलीकॉप्टर पीछे किए हुए हैं, लेकिन उस 30 हेलीकॉप्टरों से बाहर के लोग आ रहे हैं जिनका बिहार से कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी ने दावा किया कि वो सिर्फ 20 महीनों में बिहार को बदल कर रख देंगे। हमको केवल 20 महीना दीजिए, जो 20 साल में नहीं हुआ तेजस्वी उसको 20 महीने में करके दिखाएगा। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। ये पहली बार था जब तेजस्वी यादव ने नवादा के 5 विधानसभाओं को एक साथ संबोधित किया। भीड़ को देखकर तेजस्वी भी गदगद हो उठे। और वहीं दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार के दौरान तेज प्रताप यादव एक सभा में हरा गमछा देखकर भड़क उठे। तेज प्रताप गयाजी में जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी के पक्ष में सभा करने के लिए पहुंचे थे। इस बीच सभा में हरा गमछा पहने एक युवक को देखकर तेज प्रताप यादव गुस्से में आ गए। देखिए चंद्रमा का पार्टी का यहाँ हरा वाला घूम रहा है। देखिए हरा पार्टी, यही सब पार्टियां वाला हमको बाहर किया घर वाला। उतारो गमछा उतारो।
उतारो इस गमछा को। तेज प्रताप ने साफ कहा कि यहाँ हरा गमछा नहीं, पीला गमछा चलेगा। गमछा उतारो, यहाँ उतारिए, या जनशक्ति जनता दल का उतारिए गमछा, उतारिए, नहीं तो सिपाही उतार देगा इसको। उतारिए हरा गमछा, यहाँ हरा गमछा नहीं चलेगा, कृष्ण भगवान का पीला गमछा चलेगा। इतना ही नहीं, जब उस शख्स ने गमछा नहीं हटाया तो मंच से ही तेज प्रताप यादव ने सिपाही को गमछा उतारने का आदेश दिया। हटाते हो कि नहीं हटा रहे? सिपाही पकड़ो तो इसको, पकड़ो इसको। तेज प्रताप ने आगे कहा कि उनकी सभा में जयचंद की पार्टी वाले कई बहुरूपिये घूम रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर देहरादून पहुंचेंगे। पीएम मोदी 8,260 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही 28,000 किसानों को 62 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि जारी करेंगे। पीएम स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे और एक रैली को संबोधित भी करेंगे। तो 8,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात मिलने आज जा रही है। 28,000 किसानों को फसल बीमा की राशि भी आज प्रधानमंत्री जारी करने वाले हैं। किसानों के खाते में 62 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। उत्तराखंड रजत जयंती पर यह सौगात मिलने जा रही है। साथ ही साथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास आज होगा। सौंग बांध पेयजल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने जा रहे हैं। तो वहीं जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री आज करेंगे। जनता को संबोधित भी करेंगे। साथ ही विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि चंपावत में महिला खेल महाविद्यालय की स्थापना का भी कार्यक्रम है। देखिए, बिहार में दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए पीएम मोदी ने सीतामढ़ी और बेतिया में हुंकार भरी। दोनों ही रैलियों में पीएम मोदी ने जंगल राज के बहाने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। शिमलावासी के सीतामढ़ी की रैली में प्रधानमंत्री ने आरजेडी पर सीधा वार करते हुए कहा कि उनके नेता बच्चों को रंगदार बनाना चाहते हैं। क्या हम हमारे बच्चों को रंगदार बनने देंगे? क्या रंगदार बनाने वालों को जीतने देंगे? बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता। अब तो वहीं पहले चरण में बम्पर वोटिंग का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि इससे महागठबंधन को बड़ा झटका लगा। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। सीतामढ़ी के बाद पीएम ने बेतिया में भी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि एनडीए ही बिहार को आगे बढ़ा सकता है। नहीं चाहिए कट्टा सरकार फिर एक बार। पीएम ने बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया और कहा कि मतगणना के बाद बनने वाली एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए वो खुद जरूर आएंगे। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सीमांचल की फिजाओं में इन दिनों घुसपैठियों की भी गूंज है। जी हां, एनडीए का दावा है कि सत्ता में आते ही घुसपैठियों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। पूर्णिया से लेकर सुपौल तक गरजते हुए अमित शाह ने दावा किया कि इस बार घुसपैठिए बचने वाले नहीं हैं। अगले 5 साल में बिहार से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। घुसपैठिया सीमांचल में हो, बिहार में हो या भारत में कहीं पर भी हो, हम उसको निकाल बाहर करेंगे। राहुल बाबा, आप उनको नहीं बचा पाओगे। कटिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने महागठबंधन पर परिवारवाद का कटाक्ष किया। ये सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते और लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। सोनिया जी, लालू जी, आपका बेटा ना मुख्यमंत्री बनने वाला है ना प्रधानमंत्री बनने वाला। हालांकि चुनावी मंचों के शोरगुल के बीच सीमांचल का समाज विकास पर वोट करने की बात कह रहा है। और देखिए, दूसरे चरण में नेताओं के बीच जमकर वार पलटवार हो रहा है और बिहार में जनसभा के दौरान अखिलेश और प्रियंका ने अलग अलग मुद्दों पर एनडीए सरकार को जमकर घेरा। पूर्णिया की रैली के दौरान अखिलेश यादव ने दावा किया कि 11 तारीख के बाद बीजेपी मैदान से साफ हो जाएगी। हमारे यहाँ कहावत है 1 पे 1 11 और 9 2 11। 11 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी 9 2 11 बिहार से होने जा रही है।
इधर प्रियंका ने भागलपुर की जनसभा में एनडीए पर जनता को घूस देने का आरोप लगाया। ये जो 10,000 रुपए का घूस देने की कोशिश कर रहे हैं ना, ले लो, पैसे ले लो, 10,000 रुपए ले लो, लेकिन अपना वोट मत दो बहनों। मोदी जी समझते हैं कि आपको झूठे वादे देकर आपको 10,000 रुपए पकड़ाकर वोट ले लेंगे आपका। मोदी जी सोचते हैं कि 20 सालों से इनकी सरकार चली है, बिहार में महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। प्रियंका ने बिहार में पेपर लीक का भी मुद्दा उठाया और एनडीए पर छात्रों का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर का फरार हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी हुई है। सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग के आरोप वीरेंद्र के ऊपर हैं और वीरेंद्र के खिलाफ 6 से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज हैं, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरे चरण के धुआंधार प्रचार के बीच नेताओं में जुबानी जंग भी तेज हो गई है और तेज प्रताप के बाद अब कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी पर बड़ा हमला बोला। किशनगंज की एक रैली में इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी को बाहरी बता दिया। उधर कुछ बरसाती मेहमान भी आए हैं, कह रहे हैं कि जो हमें वोट नहीं देगा वो फिरौन होगा। ये सीमांचल है, यहाँ के लोग अपनी मेहनत की कमाई से रोजी रोटी कमाते हैं। सीमांचल के लोगों की जेब से पैसा वसूल करके हेलीकॉप्टर में तेल नहीं भरवाते हैं। अब पलटवार की बारी एआईएमआईएम की थी और मोर्चा संभाला सईदा फलक ने। साल 2020 के चुनाव में सीमांचल से ओवैसी के 5 उम्मीदवार जीते थे। इस बार पार्टी 15 सीटों पर किस्मत आजमा रही है।